हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर में। आज हम करने वाले हैं सीए फाइनल या फिर सीएमए फाइनल का जो कि चैप्टर नंबर 1 है। हमारा बेसिक कंसेप्ट को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आइए वीडियो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ओवरव्यू ऑफ टैक्स की बात करते हैं। क्या टैक्स भरना कंपलसरी होता है? तो यस, ये टैक्स करना कंपलसरी होता है और ये हमारा फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट है। और इसके अंदर में आते हैं हमारे टू कॉन्सेप्ट्स आते हैं, यानी कि टाइप्स कह सकते हैं आप। जिसके अंदर में आता है फर्स्ट हमारा डायरेक्ट टैक्स, सेकंड आता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। अगर डायरेक्ट टैक्स में बात करते हैं, जो कि डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल होता है हमारा इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का होता है हमारा जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटीज हो गया। ये सारे हमारे एग्जांपल होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के। और अगर बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में आता है हमारा ब्लैक मनी टैक्स, जिसको अनडिस्क्लोज्ड मनी भी कहते हैं। ठीक है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे हमारे जो ब्लैक मनी का कंसेप्ट है। ठीक है, अगर आप ब्लैक मनी को अगर आप हाइड करते हो, जैसे कि आप कोई भी जो कि टैक्स, पहले गवर्नमेंट क्या कहता है आपसे कि आप गवर्नमेंट से अपनी जो भी इनकम है उसको हाइड ना करें। अगर आप हाइड करते हो तो वो एक हमारी ब्लैक मनी माना जाता है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। ठीक है, वाई इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसके अंदर में बात करते हैं। ठीक है, क्यों इनकम टैक्स जो कि इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, उसकी बात करते हैं जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, और हमारे सेकंड है टैक्स पेयर। ठीक है, जिसको कि हम एसईसी कहते हैं, जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, टैक्स पेयर से क्या चार्ज करती है? टैक्स चार्ज करती है। जो टैक्स पेयर होता है वो टैक्स को पे करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और उसके अंदर आता है हमारा सीबीडीटी। सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में आता है हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसके अंदर में आता है हमारा ऑफिसर। ऑफिसर्स में हमारा कौन सा ऑफिसर आता है? वो आता है हमारा एसेसिंग ऑफिसर। एसेसिंग ऑफिसर आता है। उसके बाद जो कि बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हमारा आता है 7 शेड्यूल ऑफ आर्टिकल नंबर 246। यानी कि आर्टिकल नंबर 246 क्या बात करता है? ठीक है, आर्टिकल नंबर 246 के अंदर में हमारी 3 लिस्ट आती है। ठीक है, जो फर्स्ट आती है हमारी यूनियन लिस्ट, सेकंड आती है हमारी स्टेट लिस्ट, थर्ड आती है कॉन्करेंट लिस्ट। अगर यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो यूनियन लिस्ट के अंदर में आती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेक करने के लिए। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेक करने के लिए। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और यूनियन लिस्ट में बात करते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, उसके अंदर आती है हमारी एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 क्या कहता है? ठीक है, और जो हमारा आता है स्टेट लिस्ट के अंदर में वो आता है हमारा एंट्री नंबर 46। ठीक है, यूनियन लिस्ट की जो कि बात करते हैं हमारा एंट्री नंबर 82, जो कि कहता है जो कि आपका इनकम टैक्स अप्लाई होगा वो आपका होगा इनकम के ऊपर। ठीक है, उसके अंदर में हमारा एग्जेप्ट होगा, यानी कि उसके अंदर में हमारा अदर देन एग्रीकल्चर इनकम होगा। जो कि एग्रीकल्चर इनकम पे जो कि टैक्स लगेगा वो लगाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, या कि एंट्री नंबर 46 के अंदर में आता है हमारा एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, वो लगाती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा एंट्री नंबर 82, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। ठीक है, वो किस पे लगता है? टैक्स ऑन इनकम पे लगता है। ठीक है, उसके अंदर में हमारा एक्सेप्ट होता है जो कि एग्रीकल्चर इनकम होता है। उसके अंदर में आता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि पूरी होल ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, कब हुआ था? वो हमारा 1 अप्रैल 1962 में ये हमारा एप्लीकेबल हुआ था पूरे होल ऑफ इंडिया पे। ठीक है, एंट्री नंबर 46 जो कि कहता है वो है हमारा टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाते हैं, जो कि लगाते हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट। और उसके बाद आता है हमारा सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ। अगर सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ की बात करते हैं, ठीक है, उसके अंदर में हमारे सोर्सेस आता है, फर्स्ट सोर्सेस आता है वो आता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसके अंदर में हम प्रोविजंस पढ़ते हैं, जिसके अंदर में हम डिटरमाइन करते हैं टैक्स लाइबिलिटी को। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम्स को, ये चीज़ें हम पूरा डिटरमाइन करते हैं। ये सारे हमारे प्रोविजंस आते हैं, वो सारे हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर में। इसके बाद आता है हमारा इनकम टैक्स रूल्स 1962। इनकम टैक्स रूल 1962 के अंदर में जो कि हम पढ़ते हैं, इसके अंदर में हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते तो उसके रिगार्डिंग आपके ऊपर क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं, वो सारा हमारा इनकम टैक्स रूल 1962 के अंदर में राइट डाउन है। उसके बाद आता है हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट। अगर फाइनेंस एक्ट की बात करते हैं, अगर फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं जो कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो बजट को प्रेजेंट करता है लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर वहाँ से बिल पास हो जाता है, यानी कि बजट पास हो जाता है, तो वो जाता है हमारा प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देता है, तो हमारा फाइनेंस एक्ट
बन के रेडी हो जाता है। एंड सर्कुलर की बात करते हैं, सर्कुलर जो कि इशूड करता है हमारा सीबीडीटी, ठीक है। जो सर्कुलर होता है वो किसके ऊपर बाइंडिंग होता है, वो होता है हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर, ठीक है। नोट ऑन एसईसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, ठीक है। और एक बार फिर से बता देते हैं, जो कि सर्कुलर कौन इशूड करता है, हमारा सीबीडीटी। एंड नोटिफिकेशन को कौन इशूड करता है, वो करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जुडिशियल डिसीजन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, हमारा सोर्सेज भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करते हैं, जो कि आता है पर्सन, ठीक है। पर्सन के अंदर में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। पर्सन के अंदर इंक्लूड होता है हमारा इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल कौन होता है, ठीक है, वो होता है हमारा एक नेचुरल पर्सन, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि मैन हो गया, वुमेन हो गया, ठीक है, या ब्रदर सिस्टर, जो भी आपके रिलेटिव्स हो गए, वो भी आपके इंडिविजुअल में आएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एच यू एफ। एच यू एफ कौन होता है, हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि जो कि फैमिली एंटिटी होता है, उसके अंदर में जो कि ऑपरेट करता है एच यू एफ को, वो होता है हमारा कर्ता। एंड उसके अंदर आते हैं हमारे अदर मेंबर्स भी आते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा पर्सन के अंदर में फॉर्म, फॉर्म के अंदर आता है हमारा इंक्लूडिंग एलएलपी। उसके अंदर में आता है हमारा पार्टनरशिप फर्म भी आता है। उसके बाद आता है हमारा कंपनी, कंपनी के अंदर आता है हमारा कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सन के अंदर में इंक्लूड होता है एओपी बीओआई, यानी कि एओपी कौन होता है, वो होता है हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। और बीओआई होता है हमारा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। उसके बाद आता है हमारा लोकल अथॉरिटी, ठीक है। लोकल अथॉरिटी की बात करते हैं, तो हमारे लोकल लोकल अथॉरिटी में आ गया हमारा, ये लोकल अथॉरिटी में आता है हमारा नगर निगम वाले, आगे जितने भी ऑफिस हो गए, चार्ज होता है म्यूनसिपल ऑफिस, हाउस हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में भी राइट डाउन करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं आप, एंटर के अंदर में पढ़ के आते हैं सारी चीजें, ठीक है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटीज होगी, ये सारी होती है हमारी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। उसके बाद आता है हमारा एसईसी। आखिर एसईसी कौन होता है, एसईसी की बात करते हैं, तो एसईसी वो पर्सन होता है जो कि लाइबल होता है पे करने के लिए टैक्स को, इंटरेस्ट और पेनल्टी, और अंडर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में जो कि लाइबल होता है, क्योंकि जिस पर्सन के ऊपर में लाइबल किया जाता है, ठीक है, उसको हम एसईसी कहते हैं, ठीक है। वो क्या क्या पे कर सकता है, टैक्सेस को, इंटरेस्ट और पेनल्टी, ठीक है, जिसके लिए वो लाइबल होता है। और उसके अंदर में हमारा इंक्लूड होता है, ठीक है, डीम्ड एसईसी होता है, डीम्ड एसईसी, एसईसी एंड एसईसी इन डिफॉल्ट आता है। उसके बाद आता है हमारा असेसमेंट ईयर, ठीक है। अगर असेसमेंट ईयर की बात करते हैं, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ठीक है, जैसे कि हमारे करंट में चल रहा है, जो कि चल रहा है हमारा 25 का ईयर हो गया, ठीक है। जो इस ईयर में, जो कि इस ईयर में आप जो भी अर्न करोगे, ठीक है, तो वो आप असेसमेंट ईयर के अंदर में टैक्स पे करोगे। इसके अंदर पहले जो कि हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 4, ठीक है। सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है, जो आप एसेस जो आप प्रीवियस ईयर में जो भी आप अर्न करोगे, आप उसका टैक्स पे करोगे असेसमेंट ईयर में, ठीक है। अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को समझते हैं। जैसे कि हमारा 25 और 26 चल रहा है करंट में, ठीक है। आप जो भी इस ईयर में अर्न करोगे, तो ये हो जाएगा हमारा प्रीवियस ईयर। जब आप आईटीआर फाइल करोगे, वो करोगे आप 26 और 27 के अंदर में, वो आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के अंदर में, ठीक है, जो कि जैसे कि लिखा है, असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, जिस ईयर में, ठीक है, टैक्स टैक्स पेमेंट करते हो जिस ईयर में, ठीक है, वो होता है हमारा पीरियड, 12 मंथ्स का पीरियड होता है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एंड प्रीवियस ईयर जो कि आता है आपके इनकम अर्निंग ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर इज जस्ट प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर होता है, ठीक है। अब उसके अंदर में बात करते हैं, ठीक है, जो कि आता है हमारा न्यू बिजनेस एंड अदर केसेस की बात करते हैं, ठीक है। न्यू बिजनेस और अदर केस की बात करते हैं, तो न्यू बिजनेस के केस में जो कि आपकी डेट होती है, वो आती है आपकी 31 मार्च की। एंड जो अदर केसेस होती है, उसकी होती है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। फिर उसके बाद आता है हमारा फाइनेंस एक्ट 2021, जिसका कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, ठीक है। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, तो वो दे रखा है हमें, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो कि 21 22 जो कि आपका हो गया इनकम अर्निंग ईयर, ठीक है। और जो कि आपका असेसमेंट ईयर हो गया, और 22 और 23 का वो आ गया, वो हो गया आपका टैक्स पेमेंट ईयर। यही चीज़ होती है हमारी फाइनेंस एक्ट के अंदर में, ठीक है। जो कि होता है आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर भी इसमें आपका कवर्ड हो गया, और असेसमेंट ईयर भी इसके अंदर में कवर्ड हो गया। उसके बाद बात करते हैं जनरल रूल, ठीक है। जनरल रूल आखिर कहते क्या है, जो जनरल रूल है वो क्या कहता है, जो कि आपकी जनरल रूल कहता है आपको, जो भी आप प्रीवियस ईयर में जो भी आपकी इनकम होगी, आप उसका टैक्स जो कि आईटीआर फाइल करोगे, वो करोगे आप असेसमेंट ईयर्स में। इसके बाद जो कि हमारी एक्सेप्शन आती है, ठीक है, जो कि जनरल रूल्स के अंदर, और उसके अंदर में हम बात करेंगे, ठीक है। और ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो कि आप, जैसे कि हमारा जो सेक्शन नंबर 4 कहता है,
या फिर जनरल रूल कहता है, ठीक है। सेम बात है हमारी, जनरल रूल को हम सेक्शन नंबर 4 भी कहते हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 4 जो कि कहते हैं जो कि आप प्रीवियस ईयर में जो भी आप इनकम करोगे उसको आप टैक्स पे करोगे, वो करोगे आप असेसमेंट ईयर्स में, ठीक है। बट ऐसा कौन कौन से केसेस है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर में ही अर्न करोगे, आप प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए कुछ एग्जाम्पशंस हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो क्या था हमारा फर्स्ट, जो क्या था इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस हो गया, ठीक है। फर्स्ट आ गया हमारा इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस हो गया, यानी कि नॉन रेसिडेंट पर्सन है, ठीक है। तो वो शिपिंग बिजनेस करता है, उसकी इनकम होती है वहां से जनरेट, तो वो उसको गवर्नमेंट, ठीक है, उसका असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करती, वो आपसे टैक्स कलेक्ट कर लेती है प्रीवियस ईयर में ही। बट सिर्फ एक ही फर्स्ट को जो कि हमारी फर्स्ट कंडीशन है, जो कि हमारी फर्स्ट है इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, जिसके अंदर में हमारा एसेसिंग ऑफिसर इंटरफेरेंस नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इनकम ऑफ पर्सन लीव्स इंडिया, यानी कि आप परमानेंटली या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, तो उस केस में भी आपको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। असेसिंग ऑफिसर को अगर पता चल जाता है तो आपको प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो बिजनेस, उस केस में भी आपको असेसिंग ऑफिसर को नोटिस करेगा। अगर असेसिंग ऑफिसर को पता चल जाता है तो आपको टैक्स को पे करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में ही। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, अगर आप ट्रांसफर करते हो एसेट्स हो गए आपके जो भी है, फिर प्रॉपर्टीज हो गए, ठीक है, किसके लिए आप अवॉइडिंग टैक्स के लिए, ठीक है। बट असेसिंग ऑफिसर को अगर पता चल जाता है कि आप अवॉइडिंग कर रहे हो टैक्सेस को, ठीक है, तो उस केसेस में भी आपको प्रीवियस ईयर में ही आपको नोटिस भेज दिया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में भी। और अगर नेक्स्ट हो गया जो कि एओपी हो गया, बीओआई हो गया, एजीपी हो गया, जो कि फॉर्म होता है फॉर पर्टिकुलर पर्पज के लिए, ठीक है, उसके केस में भी आपको असेसिंग ऑफिसर का नोटिस आएगा, आपको प्रीवियस ईयर में टैक्स को पे करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं जो क्या आता है हमारा, जैसे कि बोला था अनडिस्क्लोज्ड इनकम, यानी कि जो कि हमारा है ब्लैक मनी इनकम आता है, ठीक है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम, ठीक है। उसके अंदर में जो कि केस आता है, ठीक है, तो केस की बात करते हैं जो कि है वेयर इनकम इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट कम्स टू द नोटिस ऑफ डिपार्टमेंट, जो कि असेसिंग ऑफिसर का अगर नोटिस आता है, ठीक, जैसे कि आप इनकम को अगर आप छुपाते हो अपनी असेसिंग ऑफिसर से, जो कि आप इनकम को छुपाते हो, उसकी बात करें। फर्स्ट आता है हमारा सेक्शन नंबर 68, अगर आप कैश क्रेडिट करते हो, ठीक है, अगर आप असेसिंग ऑफिसर को अगर सेटिस्फाइड नहीं कर पाते तो वो भी आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाती है, ठीक है। हमारा सेक्शन नंबर 68 में आता है हमारा कैश क्रेडिट, जो कि आता है एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ एसएससी, आपने बुक्स में क्रेडिट कर रखा है बट आप एसेसिंग ऑफिसर को अगर सेटिस्फाइड नहीं कर पाते तो आपकी वो इनकम डीम्ड इनकम मान ली जाती है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 69 का, और सेक्शन नंबर 69 ए, जो क्या आता है हमारा अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट या फिर मनी, ठीक है, जो क्या आता है हमारा एसएससी मेड इन्वेस्टमेंट और फाउंड टू बी द ओनर ऑफ एनी एसेट्स मनी ज्वेलरी एक्सेट्रा नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ठीक है, आपने रिकॉर्डिंग नहीं करा, ठीक है। आप उसको अगर अगर जो असेसिंग ऑफिसर है, ठीक है, उसको आप रीजन या फिर सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हो तो वो आपके डीम्ड इनकम मान ली जाती है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 69 बी, ये सारे जितने भी हमारे सेक्शन अभी हम पढ़ रहे हैं वो सारा हमारा ब्लैक मनी के अंदर आते हैं, फिर अनडिस्क्लोज्ड मनी के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन नंबर 69 की, जिसके अंदर में आता है हमारा इन्वेस्टमेंट मनी या एसेट नॉट फुली डिस्क्लोज्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या कहते हैं हमारा एसईसी मेड इन्वेस्टमेंट और फाउंड टू बी द ओनर ऑफ एनी एसेट्स मनी ज्वेलरी एसेट नॉट फुली डिस्क्लोज्ड इन द बुक, तो इस केस के अंदर में ये आपको असेसिंग ऑफिसर आपसे मतलब कि पूछेगा कि ठीक है जो भी आपके इसके अंदर में जो भी आपने या फिर यानी कि आपने शो करा या फिर नहीं शो करा, ठीक है, तो उसके अंदर में अगर आप असेसिंग ऑफिसर को अगर सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो उसमें भी आपको डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। इसके बाद आता है हमारा अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, कोई आपका आपने कोई भी खर्चा करा है, ठीक है, आप उन्हें अगर उसको सॉरी एसएससी ने जो भी एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनकर्ड करा है, ठीक है, बट वो असेसिंग ऑफिसर को अगर सेटिस्फाइड नहीं कर पाता तो वो भी हमारी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो भी बात करते हैं हमारा आता है वो आता है एंड एंड एसएससी हैज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ सोर्सेज, जो भी आता है जितने भी एसएससी ऑफिसर को अगर सेटिस्फाइड नहीं कर पाता तो ये सारी आपकी कंडीशंस है जो भी अप्लाइड होते हैं, ठीक है, जो भी सेक्शंस है उसके अंदर में आपको जो की होगा। और नेक्स्ट आएगा हमारा सेक्शन नंबर 69 डी के अंदर में, ठीक है, जो कि अमाउंट बोरोड और रिपेड और
ओनली, यानी कि आपके अदर देन अकाउंट जो कि पे ही करे आपने चेक, या फिर डीम्ड टू बी इनकम ऑफ पर्सन बोरिंग और रिपेइंग। उसके बाद आता है हमारा हाउएवर, if borrowed amount deemed to be income earlier या same cannot be treated as income at the time of repayment। और जो कि आता है हमारा अदर पॉइंट्स में आता है, जो ठीक है, अदर पॉइंट्स की बात करते हैं। जो कि अदर पॉइंट्स में आता है हमारा इनकम अंडर दी हेड सेक्शन नंबर 68 69, अंडर सेक्शन में आता है हमारा 68 69 69 ए 69 बी 69 सी 69 डी। जितने भी हमने अभी तक सारे सेक्शंस पढ़े हैं, इसमें यहाँ लगता है हमारा स्पेशल रेट से डेट इज 78%। अगर आप डीम्ड इनकम शो करते हो, ठीक है, जो भी आपने डीम्ड इनकम कर रखी है उसको निकलेगा आपका 60% का टैक्स, एंड जो कि सरचार्ज ऐड होगा वो होगा 25% का सरचार्ज एंड 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अंडर सेक्शन 115 BBE के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, यानी कि नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टैक्स ऑन ग्रोस बेसिस पे, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा हमारा नो सेट ऑफ एनी लॉसेस। और अगर आपने डीम्ड इनकम अगर आपकी है, ठीक है, फिर ब्लैक मनी कह सकते हो, अगर वो आपकी है तो उसके अंदर में आप कोई भी सेट ऑफ नहीं कर सकते लॉस को, ना ही डिडक्शन ले सकते हैं एक्सपेंडिचर के अंदर में, ठीक है। और इसके केसेस में ना कोई बेसिक एजम्पशन लिमिट्स में भी नहीं आती है। अगर आप सीनियर सिटीजन की कंडीशंस में आते हैं तो उसके अंदर में भी आपको कोई बेसिक एजम्पशन लिमिट नहीं मानी जाएगी, जो कि जनरली मानी जाएगी वो मानी जाएगी बेसिक एजम्पशन लिमिट 2.5 लाख की, ठीक है, 2,50,000 ये। उसका आगे बात करते हैं, वो आता है हमारा जो कि चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 4, ठीक है। वो क्या बात करता है, जो कि इनकम टैक्स शैल बी लेविड ऑन टोटल इनकम, जो कि आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हो वो करते हो एट द रेट स्पेसिफाइड इन द, जितने भी डेट स्पेसिफाइड हैं वो हमारे फाइनेंस एक्ट में जो कि शेड्यूल नंबर 1 है, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 जिसका कि स्पेशल टैक्स रेट है, जो कि फाइनेंस एक्ट शेड्यूल नंबर 1 के अंदर में आता है हमारा जनरल टैक्स रेट, और सेकंड होता है हमारा स्पेशल टैक्स रेट। ठीक है, अगर जो कि हम अगर स्टेप्स की बात करते हैं, ठीक है, जिसकी हम कैलकुलेशन करते हैं जो कि टोटल इनकम, तो उसके लिए आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको रेसिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करना पड़ेगा, कि हमारा जो कि पर्सन है वो हमारा रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। उसके बाद जो कि हम डिटरमाइन करेंगे, जैसे कि हमारी हेड्स ऑफ इनकम आती है, ठीक है, 5 तरह की हमारी हेड्स ऑफ इनकम होती है। फर्स्ट होती है हमारी सैलरी, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड इज पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज, ये होगी हमारी 5 हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। इसको आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आता है क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है, क्लबिंग ऑफ इनकम सेट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को, ठीक है। उसके बाद जो कि आपका इन सबको अगर आप सम कर देते हो, अगर आप पहले तो आपको रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद आप हेड्स ऑफ इनकम को निकालते हो, ठीक है। आपको हेड्स ऑफ इनकम का अगर आप सबमिशन करते हो तो वो आपका निकल के आता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर आप डिडक्शंस करते हो अंडर सेक्शन 80C2 80U के अंदर में, तो आप डिडक्शंस आप क्लेम करोगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका निकल के आएगा टोटल इनकम, या फिर आप उसको ऐसे क्या टैक्सेबल इनकम, जब टैक्सेबल इनकम या फिर जो कि निकल के आएगा उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे, या फिर जनरल रेट से, ठीक है, जो कि आपका जनरल रेट इनकम होगा मल्टीप्लाई कर देंगे जनरल टैक्स रेट से, और जो स्पेशल रेट इनकम होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्पेशल टैक्स रेट से, जो कि कंपलसरी होता है, ठीक है। देन निकल के आएगा टैक्स बिफोर सरचार्ज, देन ऐड होगा हमारा सरचार्ज। और सरचार्ज आखिर होता है क्या, तो उसकी भी बात करेंगे, ठीक है, आगे जाके। तो उसके बाद आता है जो कि सरचार्ज आता है हमारा, ठीक है, जो कि होता है इफ टोटल इनकम एक्सीड लिमिट होती है, जो कि अगर 50 लाख को अगर क्रॉस कर जाता है आपकी टोटल इनकम, तो उसके ऊपर लगता है सरचार्ज। देन सरचार्ज के बाद लगता है उसके ऊपर सेस, जो कि आपका कंपलसरी होती है, जो कि 4% ऑफ टैक्स एंड सरचार्ज का होता है, ठीक है। उसके बाद आता है उसको निकल के आता है हमारा टोटल टैक्स पेबल, या फिर आप कह सकते हो टोटल टैक्स लाइबिलिटी कह सकते हो। उसमें से लेस होगा हमारा TDS TCI एंड एडवांस टैक्स। उसके बाद निकल के आता है हमारा नेट टैक्स पेबल, जो कि रिफंडेबल है। उसके बाद आता है हमारा जनरल टैक्स रेट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे पर्सन होंगे इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AJP, यानी कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। उसका स्लैब रेट की बात करते हैं, तो उसके अंदर में अगर आपकी ये आ गई हमारी जनरल टैक्स रेट में है, ठीक है, जो कि आपकी टोटल इनकम होगी अप टू रुपीज़ 2.5 लाख की, तो ये आपकी बेसिक एजम्पशन लिमिट हो जाएगी, उसके ऊपर रेट लगेगा आपका नील। अब 2.5 लाख बट अप टू रुपीज़ 5 लाख पे उस पर लगेगा आपका 5% का रेट। उसके बाद अब 5 लाख बट अप टू रुपीज़ 10 लाख उस पर लगेगा 20% का रेट। उसके बाद जो कि आपका एग्जाम्पल से समझते हैं इसको,
जैसे कि मिस्टर ए है, ठीक है, उसको टोटल इनकम गिवन है 12 लाख की। देन अब टैक्स लाइबिलिटी को जो कि कैलकुलेट करेंगे हम जनरल टैक्स से, ठीक है, जो कि अप टू है आपका, जो कि इनकम है आपकी अप टू रुपीज़ 2.5 लाख की, उस पर आएगा आपका नील। नेक्स्ट जो कि आएगा स्लैब वो आएगा 2.5 लाख के ऊपर 5% यानी कि 12,500 का, ठीक है। और नेक्स्ट स्लैब होता है आपका 5 लाख का, उसके ऊपर 20% तो आएगा 1 लाख। उसके ऊपर अगर 10 लाख से अब जाती है उसके ऊपर लगता है जो कि आपकी बैलेंसिंग आएगी 2 लाख के ऊपर लगेगा, 30% का आएगा 60,000 निकल के, जो कि आपको निकलेगी टैक्स लाइबिलिटी 1,72,500 की। उसके बाद हम जो कि बात करते हैं सीनियर सिटीजन की, ठीक है। सीनियर सिटीजन में क्या होता है, अगर हमारा रेसिडेंट इंडिविजुअल होगा, उसकी एज प्लस हो गया आपकी 60 ईयर्स और मोर देन बट लेस देन 80 ईयर्स में होगी, ठीक है। और उसके बाद जो कि बात करते हैं वो आती है हमारी सीनियर सिटीजन की कंडीशंस। उसके अगर टोटल इनकम की बात करते हैं तो आएगी अप टू रुपीज़ 3 लाख, उसके ऊपर लगेगा आपका नील। नेक्स्ट जो कि आएगा स्लैब, वो जैसे कि इनकम होगी अब 3 लाख बट अप टू रुपीज़ 5 लाख, उसके ऊपर लगेगा 5% का रेट। एंड उसका अब रुपीज़ 10 लाख से ऊपर जाती है तो उसको ऊपर लगता है 30% का रेट। उसके बाद आता है हमारा सुपर सीनियर सिटीजन का केस, बट वो हमारा रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन किसको कहेंगे, जिसकी रेसिडेंट इंडिविजुअल की जिसकी प्लस होगी एज 80 ईयर से, 80 ईयर्स या 80 ईयर से ज़्यादा होगी एज, ठीक है, तो उनको कहते हैं हम रेसिडेंट। सुपर सिटीजन के केस में आ जाएगा, ठीक है। अगर टोटल इनकम की बात करते हैं तो उसके अंदर में अप टू रुपीज़ 5 लाख के ऊपर रेट होगा हमारा नील। नेक्स्ट 5 लाख टू 10 लाख 20%, अब 10 लाख टू 30%। नेक्स्ट जो क्या आएगा हमारा रिबेट का सेक्शन 87A, ठीक है। सेक्शन 87A की बात करते हैं, वो आएगा रिबेट टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है। रिबेट किसको मिलती है अंडर सेक्शन 87 है, जो कि मिलती है जो कि हमारा रेसिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए। अगर नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल होगा तो उसके इसमें आपको रिबेट नहीं मिलेगी। और जैसे कि आपकी, और जो कि बात करते हैं, ठीक है, आपकी डज नॉट एक्सीड रुपीज़ 5 लाख की, जो कि आपकी टोटल इनकम है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 5 लाख को, तो आपको रिबेट मिलेगा जो कि आएगा 12,500। या फिर जो कि आप टैक्स लाइबिलिटी को या फिर कैलकुलेट करोगे, ठीक है, विच एवर इज लेस, ठीक है, विच एवर इज लोअर, उतने का ही आपको कंसिडर किया जाएगा। उसमें जो कि नोट आता है, ठीक है, अवर रिबेट इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A के अंदर में आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा अगर एक्सीड कर जाते हैं आपकी 5 लाख, ठीक है। उसके बाद जो कि एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि हमारा मिस्टर ए है, रेसिडेंट है, ठीक है। और टोटल इनकम जो कि फर्स्ट कंडीशन में दी गई है 5 लाख, सेकंड कंडीशन में 4,10,000, थर्ड कंडीशन में 5,10,000, ठीक है। और उसका अगर टैक्स की बात करते हैं, जो कि फर्स्ट कंडीशन में आएगा 12,500, सेकंड कंडीशन आएगा 8,000, थर्ड कंडीशन इज 14,500, और रिबेट आएगा जो कि अंडर सेक्शन 87A में आएगा, तो जो कि 12,500, या फिर यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी विच एवर इज लोअर, तो 12,500 इज कंसिडर्ड, तो हमारी आएगी टैक्स लाइबिलिटी निकल के नील। जो कि सेकंड था हमारा 12,500 और 8,000 विच एवर इज लोअर, कंसिडर किया जाएगा 8,000, तो हमारा टैक्स लाइबिलिटी इज नील। जो कि नेक्स्ट होगा उसके अंदर में कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी, तो आएगा हमारा 14,500 निकल के। उसके बाद फॉर्म लोकल अथॉरिटी की बात करते हैं, जो कि फ्लैट रेट है, जो कि है 30% का। अगर कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में आती है हमारी डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी कौन सी होती है, जिसके अंदर की हमारी इंडियन कंपनी समझेंगे पहले, ठीक है। जो कि इंडियन कंपनी कौन सी होती है, जो कि रजिस्टर्ड होगी इंडिया में, और उसकी जो कि रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर में ही रजिस्टर्ड हुई होगी और इंडिया में रजिस्टर्ड हुई होगी, ठीक है। तो ये आएगी हमारी इंडियन कंपनी। और जो कि नेक्स्ट आता है हमारा कंपनी विच मेड अरेंजमेंट फ्रॉम पेइंग डिविडेंड फ्रॉम इनकम टैक्सेबल इन इंडिया, ठीक है। जो भी जैसे कि हमारी इंडियन कंपनी है, ठीक है, तो वो इंडिया की ही जो डिविडेंड पेइंग है, ठीक है, डिविडेंड देती है वो कंपनी, ठीक है, वो इनकम टैक्सेबल इन इंडिया में ही होती है, उसको हम डोमेस्टिक कंपनी कहते हैं, ठीक है। इंडियन कंपनी और डिविडेंड को जो मिला के बनता है आपको बोलता है डोमेस्टिक कंपनी। एंड फॉरेन कंपनी होती है जो कि डोमेस्टिक कंपनी नहीं होती, उसको फॉरेन कंपनी होती है, फॉरेन कंपनी होती है। उसके ऊपर रेट की बात करते हैं तो लगता है 40% का। अगर जो कि अगर टर्नओवर की बात करते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी के अगर टर्नओवर की बात करते हैं तो वो जो कि होता है ग्रोस रिसीप्ट इज अप टू रुपीज़ 400 CR इन प्रीवियस ईयर। जैसे कि 1920 का आ गया तो 25% का है। अदर केसेस में आएगा आपका 30% का रेट, ठीक है। अगर इसके बाद जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं, स्लैब रेट आता है उसके अंदर में, ठीक है। स्लैब रेट की बात करते हैं, जो टोटल इनकम होगी आपकी वो होगी अप टू रुपीज़ 10,000 की, ठीक है। तो उसके अंदर में टैक्स रेट होगा आपका 10%। और अगर अबव होगी आपकी 10,000 बट अप टू रुपीज़ 20,000 तो उस पर रेट लगेगा 20%। एंड अबव 20,000
तो उसके ऊपर रेट लगेगा 30% का। ठीक है, उसके बाद जाके बात करते हैं सरचार्ज। आगे सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि टैक्स के ऊपर भी लगने वाला टैक्स। ठीक है, तो सरचार्ज उसे किया जा कहते हैं, जैसे कि आपकी अगर इनकम 50 लाख को अगर एक्सीड कर जाती है टोटल इनकम, तो उसके ऊपर लगता है आपका सरचार्ज, जैसे कि आपका इंडिविजुअल हो गया, एच यू एफ, ए ओ पी, बी ओ आई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, इस केस में इफ टोटल इनकम, ठीक है, अप टू रुपीज़ अगर 50 लाख होती है तो लगता है नील, यानी कि 50 लाख को अगर क्रॉस कर जाती है, और बट अप टू रुपीज़ 1 CR तक तो होती है तो 10% का रेट। और देन उसके बाद जो की बात करते हैं, अगर अब रुपीज़ 1 CR टू अप टू रुपीज़ 2 CR होती है तो 15% ऑफ टैक्स। एंड अबव रुपीज़ 2 करोड़ बट अप टू रुपीज़ 5 CR तो लगता है 25% ऑफ टैक्स। देन अबव रुपीज़ 5 CR तो उस पर लगता है 37% ऑफ टैक्स। उसके बाद जो कि बात करते हैं सरचार्ज रेट ऑफ 25% एंड 37% इज नॉट एप्लीकेबल ऑन SGCG अंडर सेक्शन 111A और LTCG अंडर सेक्शन 112A। और थर्ड है हमारी जो कि आती है डिविडेंड इनकम, इस पे ही सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, जैसे कि जो टोटल इनकम दे रखी है वो है 60 लाख की, ठीक है, बट इसके अंदर में हमारा सरचार्ज ऐड हो, क्योंकि 50 लाख को अगर क्रॉस कर जाती है हमारी इनकम तो लगता है सरचार्ज। जैसे कि अगर टैक्स की बात करते हो तो आपकी इनकम अप टू रुपीज़ 2.5 लाख है तो उसके ऊपर लगेगा नील। नेक्स्ट 2.5 लाख से अबव एंड अप टू रुपीज़ 5 लाख तो 12,500 का लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लैब, अगर स्लैब के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो फर्स्ट स्लैब हो जाता है हमारा 2.5 लाख, उसके ऊपर नील। सेकंड स्लैब होगा हमारा 2.5 लाख तो उसको निकलेगा 12,500। एंड देन नेक्स्ट होगा जो कि 5 लाख का स्लैब होगा। ठीक है, तो अगर इनकम की बात करते हैं तो 5 लाख है वो, बट अप अप टू रुपीज़ 10 लाख तो उसको निकल के आता है हमारा 1 लाख का। और जो कि उसके बाद जो कि बैलेंसिंग आता है, जैसे कि हमारे इसमें बैलेंसिंग आता है, ठीक है, बैलेंसिंग आएगा उसको निकालेंगे हम 30% तो 15 लाख तो आएगा हमारा, जो कि इसमें इंक्लूडिंग है हमारा सरचार्ज। देन निकल के आएगा हमारा टैक्स 16 लाख 12,500 का। उसके बाद जो कि हमारा ऐड होगा सरचार्ज 10% होगा हमारा सरचार्ज ऑफ टैक्स का, जो कि 1,61,250 का आएगा हमारा सरचार्ज। और टैक्स और प्लस को सरचार्ज कर देंगे तो हमारा निकल आएगी टैक्स लाइबिलिटी, या फिर टैक्स पेबल आप कह सकते हो, 17,73,750 का आएगा। उसके बाद आता है हमारा फर्म, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर में आता है अगर टोटल इनकम की बात करते हैं, अगर आपकी इनकम अप टू रुपीज़ 1 CR तक होता है तो उसको ऊपर लगता है नील। और जो कि नेक्स्ट होगा अब रुपीज़ 1 CR तक तो उसको ऊपर लगता है 12% ऑफ टैक्स। उसके बाद अगर कंपनी के केस में बात करते हैं, ठीक है, अगर डोमेस्टिक कंपनी होगी और फॉरेन कंपनी होगी तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनी होगी तो उस केस में बात करते हैं, क्योंकि टोटल इनकम होगी आपकी अप टू रुपीज़ 1 CR तो उसको ऊपर लगता है नील। नील यानी कि कोई भी रेट नहीं लगता। अगर अबव 1 CR बट अप टू रुपीज़ 10 CR होगा तो 7% ऑफ टैक्स। अगर अबव होती है 10 CR तो 10 CR तो लगता है 12% ऑफ टैक्स। अगर फॉरेन कंपनी की बात करते हैं तो अप टू रुपीज़ 1 CR के ऊपर लगता है नील, जो कि अगर अबव होगी, अगर आपकी इनकम अबव कर जाती है अगर 1 CR, सॉरी, 10 1 CR टू 10 CR तो उसके ऊपर लगता है 2% का। और देन अबव कर जाती है आपकी 10 CR तो उसके ऊपर लगता है 5% ऑफ 10 टैक्स। उसके बाद आता है हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अगर हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है, ये एक जो कि होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपसे कलेक्ट किया जाता है। हेल्थ और एजुकेशन पे ही खर्चा करेगी गवर्नमेंट, उसके लिए लिया जाता है आपसे 4%। इन ऑल केसेस आपके कोई से भी केसेस होंगे तो उस केस में आपको 4% ही लगता है। उसके बाद आता है हमारा मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ कब मिलता है तो उसकी बात करते हैं। अगर मान लीजिए मार्जिनल रिलीफ तब मिलता है जैसे कि अगर आपका जो कि टैक्स लाइब जो कि आप टैक्स पेबल या फिर टैक्स लाइबिलिटी आप कैलकुलेट करते हो वो आपकी ग्रेटर देन हो जाती है। ठीक है, जो कि आप इनकम को अर्न करते हो उससे ग्रेटर देन हो जाता है आपका टैक्स, तो आपको मिलता है मार्जिनल रिलीफ। एग्जाम्पल समझ सकते जैसे कि ABC लिमिटेड हमारी डोमेस्टिक कंपनी है, उसका टर्नओवर दे रखा है 402 CR का। ठीक है, 402 CR का हमारा जो कि है, जो कि टोटल इनकम है। ठीक है, और उसके केस में अगर डोमेस्टिक कंपनी के केस में अगर 1 करोड़ 1 लाख का अगर इनकम इंक्रीज हो जाता है तो उसके बाद करते हैं 1 करोड़ 1 लाख का तो उसके ऊपर लगेगा 30% जो कि 30 लाख 30,000 और ऐड होगा उसके अंदर में सरचार्ज, जो कि 7% ऑफ टैक्स जो कि आएगा 2,12,100। अगर उसका पूरा ऐड कर देते तो आएगा 32,000 42,100 का आएगा। ठीक है, उसके बाद जो कि एज्यूम होगा क्योंकि टोटल इनकम जो कि आपकी 1 CR है। ठीक है, जो कि 1 CR होगी, जो कि आपने इंक्रीज कितना हुआ आपका, जो कि आपका इंक्रीज हुआ
1 लाख का, ठीक है, 1 CR से जो कि एक्स्ट्रा होता है 1 CR, ठीक है, जो कि एज्यूम करता है टोटल इनकम, ठीक है, 1 CR की, जो कि टैक्स निकालोगे आप 1 CR के ऊपर, वो निकलेगा 30% का, तो निकल के आएगा उसके ऊपर 30 लाख का, उसके ऊपर ऐड करोगे आप सरचार्ज, तो आप उसके ऊपर, ठीक है, तो वो आएगा आपको निकले 30%, जो कि आ गया। अगर आपके इनकम की बात करेंगे, ठीक है, जो कि आएगा, जो हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि मार्जिन रिलीफ को भी आप कैलकुलेट करने सीखें, जैसे कि इनकम दे रखी है 1 CR, 1 लाख की, ठीक है, देन एज्यूम करेगी ये, ठीक है, 1 CR की, तो आएगा हमारा 1 लाख का निकल के, ठीक है, एज्यूम जो कि आपका आएगा, जो हमारा बैलेंसिंग निकल जाएगा वो आएगा 1 लाख का निकल के, और देन जो कि टैक्स है आपका 32,100 का, एंड 30 लाख, तो इन दोनों में से जो कि आपका डिफरेंस आएगा वो आएगा 2,42,100 का। इसके बाद जो कि आएगा टैक्स टू बी पेड, जो कि आएगा आपका टैक्स ऑन CR, टैक्स ऑन 1 CR का, एंड उसमें ऐड होगा जो कि हमारा एक्स्ट्रा इनकम है, अब जो कि 1 CR की है, ठीक है, तो उसके अंदर में आएगा 30 लाख में ऐड होगा 1 लाख, तो आएगा हमारा 31 लाख का। और जो मार्जिनल रिलीफ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी बात करते हैं, जो क्या आएगा टैक्स ऑन ओरिजिनल इनकम, उसमें से लेस कर देंगे हम टैक्स टू बी पेड, तो आएगा हमारा मार्जिनल रिलीफ निकल के, जैसे कि हमारा ओरिजिनल इनकम पे था 32,42,100, एंड उसका जो कि टैक्स टू बी पेड था वो था 31 लाख का, तो आएगा 1,42,100 का, एंड टोटल टैक्स पेबल की बात करते आएगा तो 31 लाख, उसके ऊपर ऐड होगा हमारा 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। अगर जो कि मार्जिनल रिलीफ की जो कि स्टेप वाइज करते हैं, ठीक है, जो कि स्टेप नंबर 1 होता है कैलकुलेट टैक्स ऑन ओरिजिनल टैक्स इनकम निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल टोटल इनकम पे निकालेंगे, वो भी कौन सा निकालेंगे हम, विदाउट सेस निकालेंगे। स्टेप सेकंड, जो कि आप कैलकुलेट करोगे टैक्स, ठीक है, जो कि आपका आता है 50 लाख, 1 CR, 2 CR एंड 5 CR, जो कि आपका इंडिविजुअल होता है। देन आप जो कि निकालोगे 1 CR के ऊपर, जो कि फर्म का होता है, 1 CR से 10 CR आपका कंपनी का होता है, ठीक है, हैज़ पर केस, जो वो भी आप कैलकुलेट करोगे, कि क्या करोगे, विदाउट सेस ही आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या कहते हैं, जो कि टैक्स टू बी पेड होगा, ठीक है, जो स्टेप सेकेंड एंड जो कि ऐड होगा उसमें एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है, मार्जिनल रिलीफ आएगा उसके बाद फोर्थ स्टेप में, ठीक है, जो कि मार्जिनल रिलीफ निकलेगा स्टेप 1 में से आप लेस कर देंगे स्टेप 3, तो आ जाएगी आपकी मार्जिनल रिलीफ निकल गए, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसी को, जो कि एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है, मिस्टर रोहित की टोटल इनकम दे रखी है 51 लाख की। स्टेप 1 क्या कहते हैं, 51 लाख जो क्या है, ये आपको उसको पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है, जो कि आपका बेसिक assumption लिमिट है वो आएगी आपकी 2.5 लाख की, 2.5 लाख के ऊपर आएगा नील। नेक्स्ट 2.5 लाख टू 5 लाख होगा आपका 12,500, एंड 5 लाख टू 10 लाख, तो आएगा 1 लाख, एंड 41 लाख जो कि बैलेंसिंग आएगा 30%, 12,30,000, एंड जो कि नेक्स्ट जो कि टैक्स निकल के आएगा 13,42,500, उसके अंदर हमारा ऐड होगा सरचार्ज, जो कि होगा 10%, 1,34,250, ठीक है। देन आपका निकल के आएगा, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे जो कि स्टेप नंबर सेकंड है, ठीक है, टैक्स निकालेंगे, वो निकालोगे आप 50 लाख का, क्योंकि 2.5 लाख के अकॉर्डिंग निकालेंगे, जो टैक्स आएगा आपका निकल वो आएगा 30 लाख, 1200, 500, उसमें हमारा ऐड होगा सरचार्ज, ठीक है, तो सरचार्ज को ऐड नहीं होगा तो 30 लाख 12,500, यानी स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि टैक्स टू भी पेड होगा आपका स्टेप नंबर सेकंड, एंड जो कि एक्स्ट्रा इनकम है, ठीक है, तो उसको निकालेंगे तो आएगा आपका टैक्स टू बी पेड निकल के, जो कि आएगा आपके 51 लाख में से हम लेस कर देंगे, ठीक है, 50 लाख, तो आपका निकल आएगी एक्स्ट्रा इनकम जो कि आएगी 1 लाख, और स्टेप सेकंड में जो कि आपने निकाला है 13,12,500, ठीक है, जो आपका मार्जिनल रिलीफ निकल के आएगा, जो कि स्टेप नंबर 1 में से लेस कर देंगे स्टेप नंबर 3, तो हमारे निकल के आ जाएगा मार्जिनल रिलीफ। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं, XYZ लिमिटेड है जो कि डोमेस्टिक कंपनी है, उसका टर्नओवर 450 CR है, ठीक है। अगर टोटल इनकम की बात करते हैं तो टोटल इनकम है वो है टेन टेन करोड़ 1 लाख की, ठीक है, क्योंकि टैक्स निकालेंगे वो आप निकालोगे 10 करोड़ 1 लाख के ऊपर, ठीक है, तो वो निकालेंगे 30% का, जो कि आएगा 3,30,000, एंड उसमें हमारा ऐड हो जाएगा सरचार्ज 12% का, तो आएगा 36,03,600 का, तो आपकी आएगी टैक्स पेबल, आप कह सकते हो फिर। हाँ, ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे जो कि टैक्स आएगा आपका, फिर वो कैलकुलेट करेंगे आप 10 CR के ऊपर, ठीक है, 10 CR के ऊपर आप कैलकुलेट करोगे तो उसका ऊपर निकालोगे 30%, तो आएगा 3 करोड़, ठीक है, 3 CR, एंड उसमें आपका ऐड होगा 7% का सरचार्ज, तो 21 लाख, तो आएगा थ्री करोड़ 21 लाख का, ठीक है। तो टैक्स टू बी पेड हम कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे 3 लाख, थ्री 3 करोड़ 21 लाख, उसमें हमारा ऐड होगा 1 लाख का, ठीक है, तो हमारा आएगा निकल के टैक्स टू बी पेड आएगा 3 लाख, 3 करोड़ 22 लाख का, एंड मार्जिन रिलीफ आएगा, ठीक है,
15,33,600 का, एंड एवरेज रेट ऑफ टैक्स का निकालेंगे तो टोटल टैक्स जो कि इंक्लूडिंग होता है सरचार्ज एंड सेस और डिवाइडेड कर देते हैं टोटल इनकम मल्टीप्लाई और 100, तो आपका निकल के आ जाता है एवरेज रेट ऑफ टैक्स। उसके बाद जो क्या आता है मैक्सिमम मार्जिनल रिलीफ की बात करते हैं। ठीक है, तो कैसे निकलता है आपका हाईएस्ट स्लैब रेट ऑफ इंडिविजुअल, उसमें हम ऐड कर देंगे हाईएस्ट चार्ज रेट ऑफ इंडिविजुअल, एंड देन ऐड होगा हमारा सेस जो कि 4% का, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का। ठीक है, हाईएस्ट स्लैब रेट ऑफ इंडिविजुअल का जो कि 37% एंड 30% है स्लैब हाईएस्ट स्लैब रेट ऑफ इंडिविजुअल, एंड 37% है हाईएस्ट चार्ज रेट ऑफ इंडिविजुअल, एंड 4% ऑफ टैक्स एंड, ठीक है। और उसके बाद आता है जो कि 30% एंड 11.11% एंड 1.64%। ठीक है, देन उसके बाद जो की बात करते हैं हमारे स्पेशल टैक्स रेट की बात आती है, स्पेशल की बात आती है, यानी कि स्पेशल टैक्स रेट। उसके फर्स्ट आती है हमारी कंपलसरी होती है, सेकंड आती है हमारी ऑप्शनल। ठीक है, कंपलसरी की बात करते हैं जो कि आती है हमारी एस टी सी जी ऑन सर्टेन एसेट्स पे लगता है हमारे 15%, सेक्शन 112A के अकॉर्डिंग एल टी सी जी पे लगता है जो कि सर्टेन एसेट्स पे लगेगा अप टू 1 लाख एग्जेम्प्ट जो कि एक्सेस टैक्सेबल एट 10%। नेक्स्ट है जो कि सेक्शन 112 है एल टी सी जी ऑन अदर एसेट्स पे 20%, एंड सेक्शन 115 बी बी के अंदर जो कि आपकी लोटरिंग विनिंग होगी जो कि आपकी कैजुअल इनकम होती है उसके ऊपर लगता है 30%। एंड ऑप्शनल के अकॉर्डिंग करते हैं जो कि अगर सेक्शन 115 बी डबल ए के अंदर में जो कि इनकम ऑफ डोमेस्टिक कंपनी होगी, एंड सेक्शन 115 बी ए बी के अकॉर्डिंग जो कि आएगा आपका न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी होगी। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 115 बी ए सी जिसके अंदर में आपकी जो इनकम होगी इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड एच यू एफ। ठीक है, उसके बाद जो क्या आता है हमारा सेक्शन नंबर 115 बी ए डी की बात करते हैं जो कि बात करता है आपका इनकम ऑफ रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी की। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ऑप्शनल स्पेशल रेट्स की बात करते हैं। ठीक है, ऑप्शनल स्पेशल रेट की अब बात करते हैं हम ऑप्शनल टैक्स रेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ऑप्शनल टैक्स रेट के अंदर में जो कि सेक्शन आता है 115 बी डबल ए के अंदर, इसके अंदर में अगर बात करते हैं तो आती है हमारी इनकम और डोमेस्टिक कंपनी। अगर रेट की बात करते हैं तो उस पर लगता है 22% एंड सरचार्ज लगता है 10% का। ठीक है, तो उसके बाद हमारा ऐड होगा 4% का सेस, देन आपका निकल आएगा 25.168% का। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 115 बी ए बी के अंदर में जो कि आपका न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी होगी, तो उस केस में जो कि आपकी कंपनी सेटअप होगी, ठीक है, आफ्टर यानी कि 1 अक्टूबर 19 का अगर बाद में होगी, एंड नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, उस केस में आपका जो कि रेट होगा वो लगेगा 15% एंड सरचार्ज ऐड होगा आपका 4%, सॉरी 10% का, एंड जो कि आपका सेस लगेगा वो लगेगा आपका, वेट वेट 2 मिनट वेट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस पे एग्जिस्टिंग बिजनेस वाले पे, ठीक है, जो कि आता है हमारा सेक्शन नंबर 115 बी ए के ऊपर, ठीक है, बी ए बी के ऊपर, तो इसके अंदर में टैक्स रेट लगता है 15%, सरचार्ज लगता है 10%, सेस लगता है 4%। अब चलते हैं हम सेक्शन नंबर 115 बी ए डी के अंदर में जो कि आता है हमारा रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर में जो कि टैक्स रेट लगता है 22% एंड सरचार्ज 10% एंड सेस लगता है आपका 4% का। ठीक है, उसके बाद जो कि नोट है, ठीक है, उसको एक बार रीड करते हैं जो कि आपका नॉट इंक्लूडिंग फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के अंदर में आपका जो कि इंक्लूड नहीं होते, जैसे कि प्रिंटिंग ऑफ बुक्स हो गया, प्रोडक्शन ऑफ फॉर्म हो गया, ठीक है, सॉरी फिल्म्स हो गया, ठीक है, या माइनिंग हो गया, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, हमारे इंक्लूड नहीं होते हैं। उसके बाद जो क्या आता है हमारा फॉलोइंग बेनिफिट्स जो कि डिडक्शंस विल नॉट बी अवेलेबल, जो कि ऐसा कौन सा बेनिफिट है जिसके अंदर में आपको डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होते, जो कि आता है हमारा सेक्शन नंबर 10 डबल ए के अंदर जो कि आता है ऐसी जेड में। ठीक है, एडिशनल डेप्रिशिएशन हो गया सेक्शन 33 ए बी हो गया, एंड सेक्शन 33 ए बी ए हो गया, और 10 हमारा सेक्शन नंबर 35 जो कहता है साइंटिफिक रिसर्च, एंड सेक्शन 35 ए डी जो कि स्पेसिफाइड विटनेस हो गया, सेक्शन 36 ट्रिपल सी जो कि आपका हो गया एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट, और सेक्शन 35 सी सी डी जो कि आपका हो गया स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर जो चैप्टर नंबर 6 ए का जो कि आता है डिडक्शन जिसके अंदर में आपका एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेप्ट होता है सेक्शन 80 डबल जे डबल ए एंड 80 एम का। ठीक है, तो जो कि नोट है, नोट को एक बार रीड करते हुए चलेंगे। ठीक है, जो कि ऑप्शन वन से एक्सरसाइज
कैन नॉट बी ड्रॉन। उसके बाद आता है हमारा इनकम ऑफ एनी इंडिविजुअल और HUF जो क्या आता है सेक्शन नंबर 115 BSc के अंदर जो क्या आता है आपका ऑप्शनल स्लैब से, ठीक है। उसकी बात करेंगे अगर आपकी टोटल इनकम अप टू रुपीज 2.5 लाख है तो उसके ऊपर लगता है नील। देन आपका लगता है 2.5 लाख टू 5 लाख, तो उसको लगता है 5% है। 5 लाख टू 7 लाख 5,000 उसको लगता है 10%। 7 लाख 5,000 एंड लगता है आपका 10 लाख के ऊपर तो लगता है 15%। एंड 10 लाख टू 12,50,000 के ऊपर लगता है 20%। एंड 12,50,000 पे लगता है जो कि आपका 15 लाख अप टू रुपीज 15 लाख तक तो लगता है 25,000 और अब 15 लाख के ऊपर लगता है 30% या, ठीक है। आपका फॉलोइंग जो कि आपके फॉलोइंग बेनिफिट्स हैं, ठीक है, उसमें आपको डिडक्शंस कोई भी अलाउड नहीं होता, ठीक है। जैसे कि आपका सैलरी अलाउंसेस हो गया, ठीक है, लीव ट्रेवल कंसेंसेशन हो गया, सैलरी डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 हो गया जिसके अंदर में आता है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका इंटरेस्ट डिडक्शन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन डबल डबल थ्री ए बी एंड सेक्शन डबल थ्री ABA एंड सेक्शन नंबर 35 साइंटिफिक रिसर्च हो गया, सेक्शन नंबर 35 AD जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस हो गया, और 35 CCC एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट हो गया जो कि डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 के अंदर, ठीक है। और इसके बाद जो की बात करते हैं राउंडिंग ऑफ सेक्शन 288A एंड 288B की बात करते हैं, जैसे कि टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल जो कि आपका राउंडेड ऑफ होता है जो कि आपका नियरेस्ट ऑफ 10 होगा, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं जैसे कि आपकी टोटल इनकम 10,80,514 है, ठीक है। अब उसको राउंडेड ऑफ करेंगे हम मल्टीपल ऑफ 10 में, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 10 में करेंगे हम राउंडेड ऑफ, तो लास्ट की जो कि टू डिजिट देखते हैं, जैसे कि हमारे लास्ट की जैसे पहले तो हम लास्ट के टू डिजिट में सबसे लास्ट की देखेंगे, जैसे कि हमारा 4 आ रहा है तो यानी कि हमारा 5 से लोअर है तो हम लोअर की साइड चलेंगे, तो यानी कि हमारा 10 की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड देखेंगे एग्जांपल, जैसे कि हमारा 5 है लास्ट में, ठीक है। जो सेकंड है 10,80,515, तो हमारे एंड में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। 5 के इक्वल्स टू होता है या 5 से ग्रेटर देन होता है तो हम हायर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो 10,80,520 एंड टैक्स पेबल आएगा आपका जो क्या आएगा 7,116 को अगर हम 86 को अगर राउंडेड ऑफ करते हैं तो आएगा हमारा 7,119 को, ठीक है। ये हमारा रिवीजन सेशन है, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको वैसे रेगुलर सेशन में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अगर आपने वैसे इंटर से भी पढ़ के आ जाए तो आप राउंडेड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट वर्सेस रिवेन्यू रिसिप्ट है। जो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट होते हैं वो कौन से होते हैं हमारी, वो होती है हमारी रिसिप्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स एंड रिकरिंग इन नेचर का होता है। और कैपिटल रिसिप्ट कैसे होते हैं हमारी, दो होती है हमारी, एक तो कैपिटल रिसिप्ट होता है, एक होता है अदर रिसिप्ट। अगर कैपिटल रिसिप्ट होती है वो हमारी टैक्सेबल होती है, और जो कि हमारी अदर रिसिप्ट्स होते हैं वो हमारी जनरली नॉट टैक्सेबल होती है, ठीक है। तो जो कि नॉट टैक्सेबल में जो क्या आता है हमारा कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर फॉर फेलियर टू सप्लाई मशीन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्सेस डिवीजन ऑफ इनकम में, डिवर्जन ऑफ इनकम में, ठीक है। जो क्या आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम की मैं बात करते हैं जो क्या आएगा आपका इनकम ट्रांसफर्ड बाय SSC ऑन विल विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस। एंड सेकंड आता है आपका टैक्स इन हैंड्स ऑफ एसएससी एंड इसका एग्जांपल लेते हैं जो कि आ गया आपके जैसे ये सीए रोहित है, ठीक है। उसने टेम्पल करी है, टेम्पल में जो भी जॉब करी है फिर, ठीक है, उसकी 1 मंथ की सैलरी वो डोनेट कर दी है, ठीक है। जो कि जॉब करता है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर है, ठीक है। 1 मंथ की सैलरी एंड 11 मंथ की सैलरी रिसीव्ड होती है, उसमें से उसने 1 मंथ की सैलरी डोनेट कर दी जो कि आगे आपके आएगी एप्लीकेशन ऑफ इनकम जो कि टैक्सेबल होगी इन हैंड्स ऑफ रोहित में, ठीक है। और जो कि नेक्स्ट एग्जांपल है जो कि मिस्टर ए है, ठीक है, उसकी एग्जांपल है, उसकी जो कि इनकम दे रखी है वो है 1 लाख पर मंथ की, ठीक है। और वाइफ और चिल्ड्रन को जो कि वो ट्रांसफर कर देता है अपनी 40,000 पर मंथ की जो कि एप्लीकेशन ऑफ इनकम आएगी, ठीक है। अब डाइवर्जन की बात करते हैं, डाइवर्जन ऑफ इनकम में जो कि आती है इनकम ट्रांसफर्ड बाय एसएससी अंडर ऑब्लिगेशन क्रेडिटेड बाय दी, ठीक है, डीड और बाय लॉ, ठीक है। और जो सेकंड आता है हमारा नॉट इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ एसएससी। और उसके बाद जो कि बात करते हैं फॉर्म, फॉर्म में अगर मान लीजिए पार्टनर है, की पार्टनर से, ठीक है, एज पर डेट जो कि केस आएगा आपका सी इज डेथ, ठीक है, तो 20% प्रॉफिट ऑफ फर्म शैल बी पेड टू एक्स वाइफ, ठीक है। अगर सी की डेथ हो जाती है, अगर मर जाता है सी, तो उसके बदले में सी की वाइफ को 20% का जो भी फर्म का प्रॉफिट है वो देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर जो भी करंट ईयर में अगर डेथ हो जाती है अगर सी की, तो प्रॉफिट ऑफ फर्म इज करंट ईयर ऑफ रुपीज 10 लाख का, ठीक है। तो किसको मिलेगा सी की वाइफ को, ठीक है।
इसकी वाइफ को मिलेगा। ठीक है, कितने को मिलेगा, 2 लाख का 20% का मिलेगा एंड 8 लाख का जो कि नेट इनकम ऑफ फॉर्म की होगी, डाइवर्जन ऑफ इनकम होगी जो कि नॉट इंक्लूडेड इन फॉर्म इनकम में होगी। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर होता है एंड बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, फुल रिवीजन एंड मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर एंड बाय बाय। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कैपिटल गेन्स को स्टार्ट करेंगे। हमारा फाइनल रिवीजन हमारा कंप्लीट हो चुका है बेसिक कंसेप्ट का, और नेक्स्ट होगा हमारा कैपिटल गेन्स का। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।